Assalamu alaikum dear students. I am fine and I hope you will be also fine. Today we will discuss first lecture of chapter number 9 chemical equilibrium. तो हम सबसे पहले इस चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे और केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने के लिए हम रिवर्सिबल रिएक्शन से स्टार्ट लेते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जो रिवर्स हो सकते हैं। रिवर्स होने का मतलब ये है कि उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होती हैं और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाती हैं। We can say reactants are changing into products and products change back into reactants। तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। Reactions and reactants change into products and products change back into reactants। तो दिस इज टू मच इजी। आपको यकीनन समझ आ गया होगा कि रिवर्सिबल ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड का जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो इस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं और सल्फर डाइऑक्साइड डिकम्पोज होकर वापस सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है। इस तरह सेकेंड एग्जांपल है N2 2Na3। इस एग्जांपल में भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके अमोनिया बना रहे हैं और अमोनिया डिकम्पोज होकर वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज हो रहा है। तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसकी एक और एग्जांपल है H2 + I2, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं और इससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो यह भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं हम उनके दरमियान डबल हेडेड एरो लगाते हैं और ये डबल हेडेड एरो शो करता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रही हैं और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं। तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसमें हमने बेसिकली मूव करना है टुवर्ड्स केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी हम ये डिस्कस करना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। तो इस इक्विलिब्रियम को केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने के लिए हम ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसको हम एक्सप्लेनेशन से हम डिस्कस करते हैं। और ये एग्जांपल है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड।
अगर हम इस रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं तो हम इसका पहले कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं। अब ये रिएक्शन बेसिकली टू रिएक्शंस का सम है। एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इससे बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसमें जो सेकंड रिएक्शन है वो है रिवर्स रिएक्शन, या हम उसको बैकवर्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं। और बैकवर्ड रिएक्शन ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड डिकम्पोज होकर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंज होता है। यानी ये रिएक्शन इन दो रिएक्शंस का सम। अब हम इस रिएक्शन को यूं डिस्क्राइब करते हैं कि जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है वो इन रिएक्टेंट्स की होती है, इनकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है, बट वी हैव जीरो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है, these reactants combine and change into products। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है इन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में डिक्रीज आती जाती है और ये जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है इसमें इंक्रीज आती जाती है। तो ये बिल्कुल आसान है, यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाएंगी और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो इन कंसंट्रेशन की चेंज से ये होगा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो कम होता जाएगा और जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो ज्यादा होता जाएगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा हो रहा है। तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा जिसपे दोनों जो रिएक्शंस हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, इनके रेट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो जब वो कंडीशन जिसपे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट आपस में इक्वल हो जाएं, हम उस स्टेट को कहते हैं स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मीन बैलेंस, यानी जिस स्टेट पे फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसी रेट पे रिवर्स रिएक्शन होगा। तो हम इसको जो डिफाइन कर लेते हैं, the state rate of forward reaction becomes exactly equal to the rate of reverse reaction। is called state of केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमें यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम का हरकत ये मतलब नहीं है कि जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में बिकम इक्वल, बट कंडीशन ये है केमिकल इक्विलिब्रियम की कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन दे बिकम कांस्टेंट। यानी जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो फर्दर मोर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट।
हम इस केमिकल इक्विलिब्रियम को ग्राफ के जरिए भी रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलॉन्ग वाई एक्सिस कंसंट्रेशन लेते हैं और अलॉन्ग एक्सिस हम रिएक्शन टाइम लेते हैं। तो हम इस रिएक्शन को बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो हम रिएक्टेंट्स की कर्व को यूं शो करते हैं। ये एक रिएक्टेंट है और ये सेकंड रिएक्टेंट है। ये कर्व्स नीचे की तरफ क्यों आ रही हैं? नीचे की तरफ ये इसलिए आ रही है क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में डिक्रीज आती है। तो ये कर्व है SO2 और दूसरी कर्व है O2, और जो प्रोडक्ट्स की कर्व है वो ये। और प्रोडक्ट्स की कर्व राइज क्यों हो रही है? प्रोडक्ट्स की कर्व राइज इसलिए हो रही है क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होता है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। लेकिन हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक ऐसा टाइम आ जाता है जिसपे ये जो कर्व है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट्स की, दे बिकम कांस्टेंट, दे बिकम एग्जैक्टली पैरेलल हो जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली पैरेलल होना क्या शो करता है? ये इस बात को शो करता है कि अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है दे बिकम कांस्टेंट। तो जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती हैं, देन वी से एक केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। तो ग्राफ की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जब ये कर्व्स रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की कर्व्स व्हेन दीज बिकम एग्जैक्टली पैरेलल, देन वी से केमिकल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम उस वक्त तक एस्टैब्लिश्ड रहता है जब तक हम रिएक्शन में कुछ चेंज नहीं कर देते। कोई चेंज करने का मतलब यह है कि हम उसमें कोई प्रेशर चेंज करें, हम उसमें कोई टेम्परेचर चेंज करें, हम उसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, हम उसमें प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, तो उस वक्त तक जो केमिकल इक्विलिब्रियम है दैट रिमेन एस्टैब्लिश्ड। लेकिन जब हम कुछ चेंज करते हैं तो फिर केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है और वो अगेन एस्टैब्लिश होता है। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। कैटलिस्ट का जस्ट इतना एडवांटेज होता है कि उससे फॉरवर्ड रिएक्शन भी स्पीड अप हो जाता है और जो रिवर्स रिएक्शन है वो भी स्पीड अप हो जाता है और केमिकल इक्विलिब्रियम शॉर्ट टाइम में एस्टैब्लिश हो जाता है। तो ये था हमारे पास आज का फर्स्ट टॉपिक इन द फर्स्ट लेक्चर अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में आपको अब ये बात मालूम हो गई होगी कि केमिकल इक्विलिब्रियम ये वो स्टेट है जिस रेट पे फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसी रेट पे रिवर्स रिएक्शन होता है, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम उस वक्त तक एस्टैब्लिश रहता है जब तक हम उस रिएक्शन में कोई चेंज नहीं करते, प्रेशर की, वॉल्यूम की, या हम कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं करते। थैंक यू वेरी मच।